हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी की यानी कि EMRS TGT लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और इसमें हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। और क्वेश्चन आंसर आपको ये लग रहा होगा कि रिपीटेड क्वेश्चन आंसर इसलिए हैं क्योंकि एक क्वेश्चन को कितनी तरह से पूछा जा सकता है वो भी आपको बताना है। यानी कि आपको क्वेश्चनों को रटवाना नहीं है। यानी कि मान के चलिए आपसे UGC के बारे में ही UGC के बारे में बोलो UDC के बारे में पूछ लिया गया और UDC के बारे में आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि UDC कब बना, और उसने पूछा कि इतने में कौन सा क्लासिफिकेशन बना था। तो इस तरह से भी वेरिएशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या कौन से क्वेश्चन किस किस तरह से आते हैं। तो इसलिए, और मैंने आपको कहा था कि आपको 2 बार कम से कम क्वेश्चन देख लेने, यानी एक बार अब देखो, दूसरी बार आपको पता होना चाहिए, दूसरी बार आपको मतलब जिस दिन आपको क्वेश्चन देखते ऑप्शन यानी कि ऑप्शन देखने की ज़रूरत ना पड़े और अपने आप ही ऑप्शन निकले, उस दिन समझ लेना कि आपने एक तरह से किले को हासिल कर लिया है। बस अपनी किले की रजिस्ट्री करानी बाकी है, यानी कि अपना EMRS का एग्ज़ाम क्लियर करके आपको क्या करना है, अपनी जॉब पक्की करानी है। ठीक है। और जो भी स्टूडेंट यानी कि UGC नेट की तैयारी कर रहा है, लाइब्रेरी साइंस की या फिर किसी भी नेट की तैयारी कर रहा है, तो वो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर ले सकता है। उनकी कीमत रखी गई है 100 रुपये। ठीक है बच्चों, चलिए तो समय व्यर्थ न करते हैं। और जो बच्चा राजस्थान की लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा है उसके लिए कीमत रखी गई है 30 रुपये की, यानी कि 30 रुपये में आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा संप्रेषण प्रणाली के साथ संबंधित नहीं है। यानी कि संप्रेषण प्रणाली आपसे पूछा गया है। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में आपको 2 चीज़ याद रखनी है। देखो, मैं कर रहा हूँ कम्युनिकेशन, यानी कि मैं बोल रहा हूँ, यानी कि मैं कौन हुआ बताओ, मैं कौन हुआ, सेंडर, यानी कि सेंडर, और आप सुन रहे हो तो आप क्या हुए, रिसीवर। ये 2 चीज़ याद रख लेना। कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर की कहानी इस तरह की है, जैसे ये मान के चलो मैंने आपकी तरफ बॉल फेंकी और आपने फिर उस बॉल को मेरी तरफ फेंक दिया। यानी कि सेंडर ने क्या करा, इन्फॉर्मेशन को रिसीवर को भेजा, रिसीवर ने उसका पलट कर जवाब दिया, तो तब यानी कि पूरा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। यानी कि कम्युनिकेशन कंप्लीटेड तब माना जाता है, यानी कि दोनों ने जब नील हो जाए। जैसे कि मान लीजिए सेंडर ने इन्फॉर्मेशन भेजी कि क्या तुम कल मिलो, यानी कि मिलोगे मुझे, रिसीवर ने कहा हाँ मैं मिलूँगा, तो वो हो गई बात कंप्लीट। तो इसीलिए सेंडर कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन में 2 चीज़ें याद रखना, सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है, सेंडर और रिसीवर का ख्याल रखना, नहीं तो आपको सेंडर और रिसीवर, यानी सेंडर और रिसीवर की जो कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है वो। अब तीसरी चीज़ आती है कम्युनिकेशन में कि चैनल, यानी कि एक तरह से चैनल। जैसे कि मान के चलिए, देखो सेंडर कह दिया इसने, रिस्पोंडेंट कह दिया, रिस्पोंडेंट या रिसीवर कुछ ही मान के चलिए, और चैनल कह दिया। ये तीनों चीज़ तो हो गई। अब इसमें ये चीज़ नहीं होगी, यानी कि देखो आपने सेंड किया, यानी कि आपने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज सेंड किया। ठीक है, मैसेज सेंड किया दूसरे, यानी कि A पर्सन ने मैसेज सेंड किया B पर्सन को। B पर्सन कौन है, रिसीवर। अब रिसीवर ने क्या करा, मैसेज को रिसीव कर लिया। अब जो बीच में, यानी कि बीच में किसका यूज़ हुआ, कौन से चैनल का यूज़ है, व्हाट्सएप का यानी नेट का। तो क्या होता है, यानी कि चैनल का मतलब ये है नेट का। अब जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, चिट्ठी आती थी, तो चिट्ठी किसके द्वारा जा रही है, पहले वो आपने उसे लाल बक्से में, यानी कि किस में डाला, पोस्ट ऑफिस में डाला। पोस्ट ऑफिस से कहाँ गई वो, पोस्ट ऑफिस से उसे छटाई हुई, छटाई होने के बाद वो रेलवे स्टेशन गई, रेलवे स्टेशन से वहाँ फिर दोबारा उसकी छटाई हुई, छटाई होने के बाद फिर आपके घर आई। तो क्या हुआ, वो चैनल कौन सा हुआ, वो आपका रेलवे स्टेशन। ये इस तरह के जो पूरा का पूरा चैनल माना जाता है, यानी कि एक डाकघर की जो चैनल माना जाएगा। तो यानी कि आपके जो 3 पार्ट हैं इससे संबंधित नहीं है पूछा, तो इससे संबंधित है उत्क्रम माप, यानी कि D हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। कम्युनिकेशन का मतलब ये है, आप ही देखो तो क्या हुआ, यानी कि आपको पता चल गया कि कम्युनिकेशन में 3 चीज़ें, यानी कि अगर देखो रिसीवर मिले रिसीवर, रिस्पोंडेंट मिले रिस्पोंडेंट, यानी कि आपको प्रतिकर्ता या प्रेरक चैनल, ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द ओरल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी कि मौखिक संप्रेषण डैश की भूमिका कहलाता है, यानी कि डैश की भूमिका कहलाता है या डैश कहलाता है, आपसे ये पूछा गया। अब देखो, जब आपकी कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हो, किसी से बोले जा रहे हो, यानी कि ओरल बोले जा रहे हो,
तो ओरल बोले जाने में कौन सा आएगा? देखो, औपचारिक आएगा? नहीं। मौखिक आएगा? यानी कि मौखिक हो गया। वर्बल यानी कि क्या हो गया? वर्बल क्या होता है? जो मौखिक मुंह से बोल रहा है। कभी भी जब हम शब्दों को तोड़ते हैं तो क्या होता है? मौखिक, यानी कि मौखिक संप्रेषण। और यहाँ पर क्या कह रहा है? मौखिक, यहाँ पर भी वही कह रहा है। तो यानी कि आपको जब वर्डिंग में यानी कि हिंदी में बस यही फ़ायदा है, हम तोड़ तोड़ के उसका वर्ड का मीनिंग निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि और नॉन वर्बल में आ जाएगा फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये फॉर्मल इनफॉर्मल ये भी पता होना चाहिए आपको, और वर्बल और नॉन वर्बल भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? संप्रेषण की गणितीय सिद्धांत, यानी कि द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन डेवलपमेंट बाय। भैया जब मैथमेटिशियन की बात आ जाए तो आपको एक नाम देख लेना है। देखो, इसमें से सारे के सारे नाम, नीचे के जितने भी नाम दिख रहे हैं वो सारे के सारे मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, यानी कि हमारे मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। अब ऊपर का नाम जो मैंने आपको कल बताया था, वीरिक, तो वो क्या था? सेलेनर और वीरिक। आपको क्या बताया था? कम्युनिकेशन में, और वो भी मैथमेटिक्स इसमें आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। संचार के हेलिकल मॉडल के प्रवर्तक कौन है? यानी कि हु हैज़ प्रमोटेड द हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि इसका चौथे का क्या आंसर होगा? यानी कि 4th। और इस तरह के जो आपको अटपटे से आंसर यानी क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये स्टेट के यानी कि स्टेट लाइब्रेरियन के क्वेश्चन यानी कि पेपरों में पूछे गए हैं। और स्टेट लाइब्रेरियन के जब पेपरों में पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर है, जैसे EMRS सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर है, तो कहीं ना कहीं वो संभावना मैक्सिमम 10% रहती है। और जैसे DSSS का पेपर था, अभी राजस्थान का पेपर था, ये सारे क्या है? स्टेट के हैं लाइब्रेरी के पेपर। तो स्टेट में स्टेट के पूछी जाती है, और जो सेंट्रल में सेंट्रल की पूछी जाती है। पर कहीं ना कहीं जब लाइब्रेरी की बात आती है तो लाइब्रेरी है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में कुछ भी कहीं से भी उठ सकता है। क्यों? क्योंकि जब हिस्ट्री में अकबर, जैसे मान के चलिए, अकबर का मतलब ये है, अकबर वही है जो आपको पढ़ना है हर जगह। अकबर ये थोड़ी कि आपको स्टेट का अलग मिलेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट के सिलेबस में अलग मिलेगा, नहीं, एक ही जगह मिलेगा। तो वैसे ही आपका लाइब्रेरी में भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए सारी चीज़ें हमें याद करके चलनी है। तो इसका क्या आंसर होगा? F डेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्राप्तकर्ता को सूचना, अनुदेशन अथवा प्रेरणा प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी सूचना का सिद्धांत फोकस करता है? यानी कि फोकस करता है। विच इंफॉर्मेशन थ्योरी फोकस ऑन द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू इन्फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड मोटिवेट द रिसीवर। यानी कि ये जो थ्योरी है, देखो थ्योरी कहीं ना कहीं आपके हायर लेवल के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और हायर लेवल के एग्ज़ाम मतलब जैसे कि ये क्वेश्चन है इसरो का, यानी कि इसरो का क्वेश्चन है। इसरो में कहीं ना कहीं जो इसरो की तैयारी करी है, जिसने इसरो का पेपर भी दिया होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन की बात आती है, जब हम, तो इस तरह के क्वेश्चन इसरो में या फिर इस तरह की जगह आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि कुछ जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना नहीं है, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस नहीं बनाना, उसके अकॉर्डिंग पेपर नहीं बनाना, कुछ भी जो भी दिखाई दिया उसमें से उसे ठूस दिया। तो वैसे ही इसलिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा तैयारी भी कराई जा रही है, जिससे आप पक्के हो जाओ। और इसका आंसर क्या होगा? आपका पक्का आंसर है पहला, यानी कि एकोपस सिद्धांत। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? अनुसंधान किसके लिए किया जाता है? अनुसंधान किसके लिए किया जाता है? यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो 6 है, इसके में आपको क्या करना है? ये सारे इनमें से बताना है कौन कौन से हैं। नए ज्ञान की उत्पत्ति करने के लिए, सिद्धांत के विकास करने के लिए, संप्रेषण की कुशलता को विकसित करने के लिए, विद्यमान ज्ञान को पुनर्व्यक्त करने के लिए। तो आपसे जब पूछा जाए, देखो पहला तो हो गई, दूसरा भी होगा, तीसरे में आ जाए तो संप्रेषण की कुशलता को विकसित करने के लिए। भाई कुशलता को ज्ञान से क्या मतलब है? यानी कि जब हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च में आपका क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, तो तीसरा छोड़ दो, चौथा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
चयन, अन्वेषण, निरूपण, संग्रह और प्रस्तुतिकरण। सूचना खोज संबंधित व्यवहार के किस मॉडल के चरण हैं? यानी कि ये आपसे चरण पूछे गए हैं, तो ये किसके चरण हैं? यानी कि ये हो जाएंगे आपके, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुलहथा मॉडल। एक मिनट, हाँ ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला जो आपका पार्ट था ये कम्युनिकेशन का पार्ट था, यानी कम्युनिकेशन से ही लेके चलना था। क्योंकि देखो जब हमारा अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर कराए जाएँ तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से फिर उसी दौर में आ जाएंगे कि आपको जो चीज़ है वो समझ में नहीं आएगी। और कहीं ना कहीं जैसे हम अपने एग्ज़ाम में या फिर अपनी तैयारी में क्या करते हैं, नंबरों के पीछे भागते हैं। और नंबरों के पीछे जैसे बहुत सी जगह क्या आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं और बच्चा क्या करता है, 10 यूनिट है, 10 में से जो उसे हार्ड लगती है उसे छोड़ देता है और जो आसान है उसे 5 को करके चला जाता है और नंबर अच्छे आ जाते हैं। वैसे नहीं करना है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, इन्फॉर्मेशन भी पढ़नी है, कम्युनिकेशन भी पढ़ना है, सारे के सारे टॉपिक कहीं ना कहीं आपके एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सूचना संचार प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण समस्या क्या है? यानी सूचना की जो महत्वपूर्ण समस्या है वो क्या मानी जाएगी, बताओ अभी। जब अगर सूचना की मान के चले तो आपका बैठता है पहली, देखो पहली आ जाएगी इसमें, यानी कि सबसे पहले सूचना अतिभार। फिर दूसरा आ जाएगा आपका सूचना और सुरक्षित। भाई सूचना को चोरी भी किया जा सकता है, आजकल क्या होता है आपके डाटा को चोरी करा जाता है आपके फ़ोन से, तो वही चीज़ें कही जाती हैं, यानी कि सूचना है। और फिर संचार के ऊपर नियंत्रण की कमी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग में यानी कि इसमें मॉडल्स के बारे में पूछा गया। मॉडल्स ये हमने अभी करे हुए हैं तो इसलिए मॉडल्स को इसे स्किप ही कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर देखते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बैरियर है, कम्युनिकेशन मीडियम है, कम्युनिकेशन मॉडल है और इंटरेक्टिव है। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहला आ जाएगा कम्युनिकेशन बैरियर। तो कम्युनिकेशन बैरियर में क्या आ जाएगा, यानी कि सबसे पहला आ जाएगा संचार व्यवधान। तो संचार व्यवधान में क्या आएगा, शोर आ जाएगा, यानी कि पहला आ जाएगा, पहला चला जाएगा चौथे में, यानी फोर्थ में। कम्युनिकेशन मीडियम यानी कि ये कौन सा है, रेडियो। फिर आ जाएगा कम्युनिकेशन मॉडल। कम्युनिकेशन मॉडल में अभी हमने पढ़ा कौन सा आएगा, कम्युनिकेशन मॉडल, बताओ। कम्युनिकेशन मॉडल में आ जाएगा दूसरा नंबर। तो और लास्ट कौन सा बचा हमारा, इंटरेक्टिव। और ये किस में चल जाएगा, क्वेश्चन ये आपका आ जाएगा वीडियो, यानी कि वीडियो में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये आपका कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन और कारण में आपसे पूछा गया है, यानी कि वर्तमान दशकों में नई जर्नल को शीघ्र संचार के चैनल के रूप में स्वीकार किया जाता है। ई प्रकाशनों में साहित्य की संख्या अत्यधिक बढ़ी दी है, लेकिन इन्हें अनुसंधान की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि इससे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। यानी कि आप जो ई पब्लिकेशन और ई जर्नल की बात करते हैं, यानी कि आजकल जो क्या चल रहा है, ई जर्नल और ई पब्लिकेशन। अब ई पब्लिकेशन का मतलब क्या है, जैसे आपके यानी मान के चलिए ISBN है, यानी ISBN नंबर है, तो वो 2 पार्टों में डिवाइड हो गया है। एक होता है ऑनलाइन बुकों के लिए और एक हो गया नॉर्मल बुकों के लिए। यानी कि कोई अगर पब्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बुक पब्लिश कर रहा है तो उसको क्या करना है, यहाँ से नंबर लेना है ISBN, तो वो ऑनलाइन के लिए। और जो ऑफलाइन कर रहा है तो उसे क्या है, एक नंबर लेना है और उसे वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह यूज़ कर सकता है। तो वैसे ही आपका ई जर्नल। और फिर क्या होता है, आपकी जब वर्चुअल लाइब्रेरी आ रही है वो भी कहानी आ गई। तो ये जो कहानी कह रहा है ये इस चीज़ को कह रहा है कि आपका ये दोनों चीज़ है। तो इसका क्या होगा, A और R दोनों सही है और यानी कि व्याख्या की दृष्टि से भी दोनों सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्लासिकल मॉडल, लीनियर मॉडल, नॉन लीनियर मॉडल, मल्टी डायमेंशनल मॉडल। अब ये सारे के सारे मॉडल आपको मैंने करा चुके हैं, यानी कि छोटा सा। अगर देखना है तो इसमें आपको बता देता हूँ। क्लासिकल मॉडल सबसे ज़्यादा दो चीज़ पूछी जाती है इसमें से, क्लासिकल मॉडल और लीनियर मॉडल। आपको याद कर लेना, क्लासिकल मॉडल और लीनियर मॉडल। क्लासिकल मॉडल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका अरस्तु, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, और लीनियर मॉडल में लीनियर मॉडल आपका लेज़र, यानी कि ये हो जाएगा 3 नंबर।
ठीक है, इन दोनों को याद कर लेना, क्लासिकल मॉडल और लीनियर मॉडल जब से ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये दोनों पढ़ा दिए हैं। और चीज़ें आपको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि फालतू की चीज़ें आपको पढ़ने का एक तरह से ये मान के चलिए, जो चीज़ देखो ये वाले जो मॉडल हैं ये आपको पढ़ लेने हैं सारे, ये मैं मना नहीं कर रहा, पर इसमें से जो मॉडल हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं हमारे लाइब्रेरी में ये वाले मॉडल। ये जो मॉडल है नॉन लीनियर मॉडल में जब बात आती है हमारी, किसकी बात आती है, इसमें आती है परिकल्पनाओं, यानी कि इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा ये, और मल्टी डायमेंशन मॉडल में आपका पहला नंबर चल जाएगा। ठीक है, पर जब आप पढ़ोगे तो आपको मेनली 2 मॉडल पढ़ने हैं, लीनियर मॉडल और क्लासिकल मॉडल, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन दोनों को इग्नोर कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कथनीय और कारण, यानी कथन और कारण में वही ग्रंथालय के मानव संसाधन प्रबंधन में संप्रेषण की प्रभावकारी विधि अभी भी अस्पष्ट है। फिर आता तर्क। प्रबंधन के पास आवश्यक अधिगम की दिशा, विचार और सुप्रस्थिति, उनकी अभिव्यक्ति एवं पुरानुभूति नहीं है, यानी पुरानुभूति नहीं है, तो यानी कि इसकी बात कह रहा है। देखो इसमें पहला तो सही आ जाएगा, ठीक है, फिर और दूसरे में यानी कि एक तरह से जो आशंका, यानी कि आशंका के रूप में माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर, देखो दूसरा सही क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें कह रहा है कि हो सकती हैं। भाई कल क्या हो सकता है, यानी कि कल आपका पेपर हो सकता है, तो हो सकता है क्या है, संभावना, तो यानी कि इस तरह की चीज़ें वो कहते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वेब पर औपचारिक संप्रेषण सुगम बनाता है? तो वेब पर, यानी कि ये तो आप रोज़ करते हो, यानी कि रोज़ किसी न किसी से बात करते हो, तो इसका तो आंसर आपको पता ही होगा। इसका आंसर क्या है बताओ? यानी कि इसका आंसर तो सबको पता ही है, क्योंकि देखो वेब पर जब आप क्या करते हो, चैटिंग करते हो, तो वेब पर चैटिंग करने का में कौन कौन से आ जाएंगे भाई? एक तो आ जाएगा आपका संप्रेषण बनाते हैं, तो एक आता है आपका स्प्लिट स्क्रीन, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा आपका चैट, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा, यहाँ आ जाएगा पहला और दूसरा। ये RRS फीड्स क्या है, कोई बता सकता है? RRS फीड क्या है? जब आपने ब्लॉग लिखा होगा कभी, तो उसके ऊपर या फिर कॉर्नर में RRS फीड लिखा रहता है, वो उसे कहते हैं उसमें RRS फीड में। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन प्रबंधन मॉडल नहीं है? परिवर्तन मॉडल नहीं है, तो यानी कि आपसे फिर दोबारा मॉडल के बारे में पूछ लिया, और मॉडल में आपको मैंने बताया था लेजर वेल मॉडल और आपका यानी कि एपिडोमिक मॉडल, यानी कि 3 और 4 आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या कह रहे हैं? संचार के मॉडल निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो संचार के मॉडल आपको फिर ये दोबारा रिपीट क्वेश्चन आ चुका है। तो संचार के मॉडल कौन से हैं? जब संचार के मॉडल की बात कर रहे थे हम, क्या किस चीज़ की बात कर रहे थे? एक नाम आपको दिख रहा होगा, यानी कि तीसरे नंबर पर एक नाम दिख रहा है, किसकी बात कर रही है? दिख रहा है कि नहीं आपको? शैनन वीवर मॉडल, ये आ जाएगा। फिर और उसके बाद कौन सा आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा आपका चौथे नंबर पे, यानी श्रम मॉडल, यानी कि 2 हो जाएंगे, तीसरा और चौथा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। शैनन के सूचना सिद्धांत मॉडल के की किन कारणों से आलोचना की जाती है? तो मैक्सिमम इसे छोड़ दीजिए, इसे इसकी मार दीजिए, क्योंकि ये इसकी वाला क्वेश्चन है, इसे चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या कह रहा है? वेब पर औपचारिक संचार को निम्नलिखित में से क्यों सुगम यानी कि सुगम बनाया जाता है? आपको फिर बताया, स्प्लिट और चैट। ठीक है, ये RRS फील्ड जो होता है आपके ब्लॉगिंग के लिए यूज होता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। संप्रेषण के मॉडल कौन सा नहीं है, यानी संप्रेषण का मॉडल कौन सा नहीं है? तो आपसे पूछा है संप्रेषण का मॉडल कौन सा नहीं है। भाई संप्रेषण का मॉडल फिर दोबारा वही बात आएगी, वेटेज मॉडल और यानी विंटेज मॉडल आ जाएगा, और आपका कौन सा बचेगा? यानी कि ये आपके 2 आते हैं, यानी कि लेज़र वेल मॉडल और गार्डनर मॉडल, ये तो दोनों आएंगे, और ये नहीं आएंगे, यानी कि ये बचा और ये बचा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ज्ञान के संचार का कौन सा मॉडल बताता है कि संचार एक मुक्त प्रणाली है? यानी कि मुक्त प्रणाली कौन से कहता है, उसके बारे में बताया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, GV गर्बन।
यानी कि पहला हो जाएगा जीवी गर्भ। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, एक मिनट, अंडर द वर्जिंग नेबलिंग के सूचना सिद्धांत के किस उपागम के अंतर्गत सूचना को भौतिक वस्तुएं जिनका बोध हो सकता है या नहीं के बीच में स्थिति संबंधित के रूप में देखा जाता है? देखो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मान के चलिए हायर लेवल का क्वेश्चन है और ये यूजीसी का क्वेश्चन है। पर आपको मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। स्ट्रक्चर अप्रोचेज आएगी, यानी संरचनात्मक अप्रोचेज। क्वेश्चन आपके यूजीसी के क्वेश्चन, यानी कि आपको मैंने कहा था कि यूजीसी के क्वेश्चन भी अभी आपको जब ये तो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, फिर इसके बाद पेपर कराए जाएंगे, पेपर भी आपको देखने हैं। और मैंने कहा था कि आपको जो यूजीसी नेट वाले जो पेपर रखे हैं आपको कराए गए हैं उनमें से पेपर देखो, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन, यानी कि मान के चलो आपने 100 क्वेश्चन याद करे, 100 में से आपको 2 क्वेश्चन भी आपको मिल गए तो कहीं ना कहीं यूजीसी का भी आपको सहारा मिलेगा और यूजीसी में भी क्वेश्चन आते हैं। एक बार अभी जो केवीएस का पेपर हुआ उसमें भी यूजीसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो आपका DSSB का पेपर हुआ उसमें भी यूजीसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। संचार संप्रेषण का उद्देश्य कर्ता को सूचित, अनुदेशित या प्रेरित करता है, इस पर कौन सा सूचना सिद्धांत केंद्रित है? तो आपको फिर बताने की जरूरत नहीं है, यानी कि फिर सूचना के बारे में, यानी कि देखो एक सूचना क्वेश्चन, यानी कि इस सूचना संप्रेषण के क्वेश्चन में कम्युनिकेशन में किस तरह से आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब घुमा फिरा के अगर आपसे यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो आप कहोगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि आपने घुमा फिरा के क्वेश्चनों को नहीं देखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? एसएमसीआर संचार प्रतिरूप का विकास किसके द्वारा किया गया है? यानी कि एसएमसीआर क्या है? चलिए आपको इसकी फुल फॉर्म भी बता दूं, कभी पूछी जा सके। एसएमसीआर, अभी मैंने आपको सबसे पहले ही जब कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे तो ये क्या है? आपका सोर्स है, यानी कि सोर्स, यानी कि जहाँ से आपका कहाँ चला? मैसेज चला, या फिर आएगा मैसेंजर, फिर आपका हो जाएगा चैनल CHANEL, और आखिरी में बनता है रिसीवर RECIVER। याद कर लेना इस क्वेश्चन को, अगर आपसे ये पूछा जाए तो सबसे पहला आता है सोर्स। भाई सोर्स क्या है? सोर्स आपका पता होना चाहिए। फिर आपका मैसेज क्या है, यानी कि मैसेज क्या भेजना है आपको। फिर चैनल क्या है, यानी किसके माध्यम से भेजोगे। और फिर आखिरी में किसको रिसीव कराओगे। ये पॉइंट है SMCR। और SMCR का इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका पहला चलने जाएगा, यानी डेविड के बोलो। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और इसे लिख लेना, SMCR को कभी पूछ ले कि SMCR की फुल फॉर्म क्या है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संचार के एक रेखीय प्रतिरूप है? तो एक रेखीय प्रतिरूप कौन सा आ जाएगा? यानी एक रेखीय प्रतिरूप में आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, और आपका आ जाएगा सी आ जाएगा, यानी कि बी और सी हो जाएंगे, यानी कि इसके ऑप्शन नंबर बी और सी हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये आगे आपके कोट। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग डाटा संचार हेतु ट्रांसमिशन माध्यम के रूप में किया जाता है? तो भाई डाटा संचार के रूप में अगर बात आए तो आपको एक ही चीज़ आएगी, प्लास्टिक वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वेरेन वीवर द्वारा पहचान किए गए संचार प्रक्रिया में बाधाओं के स्तर हैं? यानी बाधाओं के स्तर कौन से हैं? अब जब बाधाओं की बात आएगी तो फिर वही चली जाएंगी, यानी कि एक तो तकनीकी हो जाएगा। सबसे पहला आ जाएगा तकनीकी। भाई टेक्निकल प्रॉब्लम, जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी में टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए तो ऐसा कोई नहीं सकता। फिर हो जाएगा अर्थ फर्क आ जाएगा, फिर हो जाएगा प्रभावकारी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ABC हो जाएगा। और ABC में आपको कौन सा ऑप्शन मिलता है? देख लो, ABC में दूसरा ऑप्शन मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। टॉम विल्सन के विस्तारित
मॉडल में उनके घटित होने के कालक्रम को यानी कि रीअरेंज, इसे क्या करना है, कालक्रम से अरेंज करना है। अब कालक्रम से अरेंज करने के बारे में अगर आपसे पूछा गया तो कालक्रम में सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा सूचना की आवश्यकता संबंधित संदर्भ, यानी कि इसका आ जाएगा, ये हमारा सबसे पहले आता है। फिर आता है माध्यम यानी मध्यवर्ती चर, यानी फिर आपका आ जाएगा सूचना खोज संबंधित व्यवहार, और फिर आता है निष्क्रिय अभिवृत्ति एवं खोज। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका लगा लेना इसमें कौन सा आ जाएगा। तो पहले बी, फिर डी, ए, सी, यानी कि पहला हो जाएगा कोड। चलिए आगे चलते हैं, 28 पे चलते हैं। 28 मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन का सिग्नल देने और नियंत्रण के लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल SIP का तात्पर्य क्या है। भाई SIP आपसे जब फुल फॉर्म आपको पढ़ा रहा था मैं, SIP मैंने बताया था। अब वो वाली SIP मत कर देना कि क्या नाम SIP जो क्या नाम आजकल पैसों को लगा के SIP करी जाती है, ठीक है, कि हर महीने पैसे जमा करते रहो और पैसा मिलता रहेगा, वो SIP नहीं होता। ये SIP का मतलब ये है सेशन, यानी कि आपका सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आप एक यानी कि आपने 3 क्लास कर ली, आप कह रहे हो कि यार ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हमारे EMRS के सिलेबस से, ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। अब ये बिल्कुल मैच नहीं करेंगे, तभी जब मैच करेंगे जब आप पेपर को पूरा का पूरा पढ़ लोगे, यानी कि ये प्रैक्टिस शुरू हुई है ऐसे टॉपिक से, यानी कि जहाँ पर आपका नामो निशान नहीं, यानी कि एक तरह से आपके सिलेबस में दे ही नहीं रखा। क्यों नहीं दे रखा और क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको, क्यों इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से हमने 2-3 पेपर देख लिए हैं लाइब्रेरी के, तो आपको अब ये रखा जाएगा कि जो 7,000-8,000 क्वेश्चन आपको कराने हैं, यानी मैक्सिमम 7,000 क्वेश्चन कराने हैं। और 7,000 क्वेश्चन का ये है कि आपको सब क्वेश्चन कराए जाएंगे, चाहे वो आता हो ना आता हो। अगर भाई नोट्स तो हमारे बने हुए हैं सारे के सारे, और आता हो नहीं आता हो, उसमें से अगर जो क्वेश्चन आपके बिल्कुल ही ये मान के चलिए आपके दिमाग से परे या फिर आपके सिलेबस से परे है, वो हम खुद खटवा देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपको एक नज़र मिल जाएगा। यानी कि आपने मान लीजिए जैसे हमने 2 क्वेश्चन कटवाए अभी, तो 2 क्वेश्चन आपको पता लगेगा कि यार इस तरह से कि ये क्वेश्चन भी कभी कभार लाइब्रेरी में पूछे जाते हैं। इससे क्या हुआ, आपको पता चल गया, एक मॉडल पता चल गया। अब 7,000 क्वेश्चन जब करोगे और आप उसे दोबारा पढ़ोगे तो 7,000 मतलब 14,000, तो 14,000 क्वेश्चन आसान नहीं होते, और लाइब्रेरी का मतलब ये है रिपीट होना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। फिर आपका मैच द फॉलोइंग आ गया। मैच द फॉलोइंग में इसमें मैच करने हैं, यानी कि इसमें कौन कौन से हैं इसमें पूछे गए हैं आपसे, देखते हैं क्या क्या हुआ। अनुसंकेतक संप्रेषण, स्पर्श संप्रेषण, अवगत, यानी कि ये इसमें सारे के सारे पूछे हैं। तो संप्रेषण के आपको अभी दोबारा कराया गया था। सबसे पहला आ जाता है, पहला किससे हो जाएगा, आपके चेहरे के भाव, यानी कि अंग विपेक्षगत, यानी कि किसकी बात कर रहा है, अंग की। अब अंग किस में चला जाएगा आप बताओ, कहाँ आ जाएगा, चेहरे के भाव, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा नेत्र में, यानी कि पहला हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 30 नंबर पे। ठीक है, अब आ जाता है संप्रेष, यानी कि स्पर्श संप्रेषण। संप्रेषण के लिए स्पर्श करना, यानी कि देखो हिंदी वालों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर आता है, बस और कहीं नहीं आता। मैं ये मान के चलता हूँ, आप शब्दों को तोड़िए। अब क्या कहते हैं, क्या कह रहा है, अब इस वर्ड को यहाँ कहीं ढूंढो, आप बताओ कहाँ दिख रहा है आपको, कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा, तो क्या हो गया, ये चला गया यहाँ पर। अब फिर तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, सूच, यानी कि तीसरे नंबर पे क्या आ गया आपका, देखिए तीसरे नंबर वाला आपका किस में से, स्थान का उपयोग, या अगर ना चलो ये मान लो तीसरे में आपका 2 में आपको मिल गया कि इस पॉइंट मिल गए। अब तीसरे को छोड़ दो, चौथे में चले अनुसंकेतक संप्रेषण। अनुसंकेतक किस में आया है, परिचयात्मक की व्याख्या करना, यानी किसी चीज़ की व्याख्या करने में ही तो कहता है। तो और बचा कौन सा, लास्ट कौन सा बचा, यहाँ लास्ट आपका ये बचा। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये थे, यानी कि ये आपके क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं।
आपके जो आज का सेशन था वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, और ये सब चीज़ें ध्यान रखना कि कोई भी, यानी कि देखो मैं हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, सारे पेपर करा रहा हूँ, आपको खुद को कोई पेपर मिले, यानी कि मान के चलो आज आपने इंटरनेट पे सर्च किया कि लाइब्रेरी क्वेश्चन पेपर्स, आपको मिल गया राजस्थान का पेपर मिल गया, यानी कि RPSC का ग्रेड 2 का पेपर मिल गया, 2nd ग्रेड का पेपर मिल गया, उसे सॉल्व करो, उसे 1 घंटे में सॉल्व करो, यानी आप चलो 1 घंटे में, 2 घंटे का पेपर चाहते हो आप उसे 1 घंटे में सॉल्व करके देखो। ठीक है, चाहे आपके क्वेश्चन 50 हों, मैं मान के चलता हूँ आपके क्वेश्चन हुए 50, सिर्फ जनरल पे लाइब्रेरी का पेपर करके देखना, उसमें क्या होगा आपको ये पता चलेगा कि आपने प्रीवियस नॉलेज आपकी कितनी है लाइब्रेरी में, आपको कितना याद है, कितना आपने, यानी कि मैक्सिमम मान के चलते हैं हम कि 40% हर, यानी कि हर कोर्स में हर बच्चे को याद होता है अगर उसने कोर्स को ढंग से पढ़ा है तो। यानी कि मान के चलिए अगर कोई 70 दिन क्लास, यानी कि 70% अटेंडेंस के साथ किसी क्लास में रहा है तो उसको 50% याद रहता है अपने जो भी उसने कोर्स किया है। अगर आपने इसी तरह करा है तो आपको इस, यानी कि कोई सा भी पेपर, चाहे आपको कोई भी XYZ मिले, यानी कि MPPSS का मिले या फिर UGC नेट का मिले, चाहे आपके 1 नंबर आए, इससे करनी है, यानी इस तरह करो तैयारी, इस तरह करके, क्योंकि आजकल के टाइम में मैक्सिमम मान के चलो 2 साल और बचे हुए हैं, 2 साल के बाद किसी को जॉब मिलने वाली है नहीं। ठीक है, क्यों नहीं मिलने वाली, उसका कारण है आज के टाइम पे बढ़ते कंप्यूटर का दौर और दूसरा AI का दौर। AI आपकी नौकरी खाने वाला है, चाहे वो टीचिंग में हो, जैसे हम टीचिंग में हैं, हमारी भी नौकरी खाने वाले हैं AI। क्यों? क्योंकि आजकल जैसे केंद्रीय विद्यालय में बहुत से स्कूलों में क्या आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ गया, और उन क्या टीचर को बिल्कुल स्मार्ट बनना पड़ता है, और स्मार्ट भी नहीं, आजकल क्या है, सब क्या पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर से पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पढ़ा रहा है, तो क्या होगा, इस धीरे धीरे जॉब खत्म होती चली जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। थैंक यू।